अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं केनान और मुझे 2 मरतबा स्टेट बैंक से जॉब ऑफ़र आई है। मैं एफईएससी का टॉपर हूं और मैं एक करियर काउंसलर हूं और मैं यहां पर आपके कुछ सवालात के जवाब देने जा रहा हूं, स्पेशली स्टेट बैंक के हवाले से। तो जनाब, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोस्त जिन्होंने स्टेट बैंक का जो रिटन टेस्ट था बॉस 27 का वो क्लियर किया है और अब उन्हें अब इंटरव्यू का वो वेट कर रहे हैं और आने वाले दिनों में उनके इंटरव्यूज़ हैं। तो मैं इस वीडियो में बेसिकली आपको गाइड करूंगा कि इंटरव्यू के लिए क्या करना है, कैसे करना है, और इसके अलावा मैं बात करूंगा जो मेरा अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा है दोनों मरतबा उसके बारे में। एंड मुझे जो चीज़ें लगती हैं जिन्होंने मुझे मेरे इंटरव्यू में हेल्प की है, मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। एंड इंशाल्लाह फिर इस वीडियो के आखिर में आप सवालात कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह उन सवालात के जवाब भी आपको थ्रू वीडियो दूंगा। सो अब सबसे पहला जो सवाल है, जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, वो ये है कि रिटन टेस्ट पास हो गया है, ग्रुप डिस्कशन में हमें इनवाइट किया गया और ग्रुप डिस्कशन हो गई जनाब, या साइकोमेट्रिक एनालिसिस हो गए। अब क्या गारंटी है कि हमें इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी? इसका जवाब है एवरीबडी हु गेट्स टू द ग्रुप डिस्कशन एक्चुअली गोज टू द इंटरव्यू राउंड, एक्सेप्ट पीपल जो एलिजिबल नहीं थे। सो ग्रुप डिस्कशन का आपस की अगर हम बात करें, ये बात किसी को नहीं बतानी है आपने, लेकिन जनाब ये जो ग्रुप डिस्कशन है ये मुझे ऐसा लगता है कि फॉर्मेलिटी है। आई एम नो वन जो इस बात पे कमेंट कर सके बड़ा एक्सप्लिसिटली। ऑब्वियसली आई एम नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, लेकिन जितना मैंने देखा है, जितना मेरा अपना तजुर्बा है, ग्रुप डिस्कशन फॉर्मेलिटी है। असल में ग्रुप डिस्कशन का मकसद ये है कि आपको बुलवाकर आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें। अब डॉक्यूमेंट्स वो इंटरव्यू वाले दिन भी चेक कर सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि चलें ज़रा पहले बुला लें ताकि अपने प्रोसीजर को फॉलो किया जाए, और इसी बहाने ग्रुप डिस्कशन भी करवा लेते हैं, इसी बहाने हम साइकोमेट्रिक एनालिसिस भी करवा लेते हैं। लेकिन एवरीवन जिसने ग्रुप डिस्कशन में जितना अच्छा जितना बुरा पार्टिसिपेट किया है वो इंटरव्यू में जाता है। लेकिन आपने देखा होगा, सुनी होंगी खबरें कि कुछ लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाता है ग्रुप डिस्कशन में। ये वो लोग नहीं है जिनका ग्रुप डिस्कशन का राउंड अच्छा नहीं था या कोई और मसला था। ये वो लोग हैं जिनको जो एलिजिबल नहीं थे। अब एलिजिबल कैसे नहीं है लोग? मिसाल के तौर पर एक पोजीशन के लिए आपको चाहिए इंजीनियर, और एक बंदे ने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, और कंप्यूटर साइंस जो है वो इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट नहीं है, तो हो सकता है वो इनएलिजिबल हो। या फॉर एग्जांपल एक जगह पे कहा गया कि जी ऐसा बंदा जिसने इकोनॉमिक्स में मेजर किया है, एक बंदे ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है लेकिन उसने स्टैटिस्टिक्स में मेजर किया है, तो वो फिर इक्विवेलेंट कंसिडर नहीं होगा और वो इनएलिजिबल हो जाएगा। ये मैं मिसालें दे रहा हूँ, लेकिन डिग्री का खेल है या सीजीपीए का खेल है, क्योंकि आपने फॉर्म कोई नहीं भेजा था। हो सकता है आपने सीजीपीए को आगे पीछे कर दिया, आपने सीजीपीए को राउंड ऑफ कर दिया हो सकता है जिस डेट को आपने अप्लाई किया हो उससे एक दिन पहले आपकी एज लिमिट पूरी हो गई हो लास्ट डेट से पहले, और आपने अप्लाई कर लिया हो। फिर भी लोग बड़े काम करते हैं, तो दैट इज़ वाई ग्रुप डिस्कशन का मकसद सिर्फ ये है कि आपको बुला लिया, आपको आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि इसका कोई सिलसिला नहीं है, हाँ ऑब्वियसली इसकी थोड़ी बहुत हो सकती, क्योंकि अब जो मैंने सुना है वो ये कि ग्रेडिंग भी हो रही है, कोई बंदा साथ बैठ के स्कोर भी देख रहा है, ऑब्जर्व भी कर रहा है, बट हो सकता है अगेन वो फॉर्मेलिटी हो। ऑनेस्टली टेलिंग यू, मैटर क्या करता है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। दूसरा सवाल जो मुझसे होता है वो ये होता है कि मेरा स्कोर 70 है, 71 है, 72 है, तो डू आई स्टैंड अ चांस? यू डेफिनेटली स्टैंड अ चांस। अगर आपने 67 मार्क्स ले लिए, आप क्वालिफाई कर गए, तो फिर इट डजेंट मैटर कि आपका स्कोर कितना कम है, पासिंग थ्रेशोल्ड के आप कितने पास हैं या आप कितना ऊपर गए। ऑनेस्टली टेलिंग यू, इंटरव्यूज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अगर आपका ग्रेडिंग जो एग्ज़ाम था उसमें आपको लगता है कि आपका स्कोर 67 68 है, बहुत हाई नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप इंटरव्यू में इन तमाम लोगों को आउट परफॉर्म कर सकते हैं जिनके 80 भी आए हैं। क्योंकि मेरे आसपास मैंने किसी को नहीं देखा जिसके 80 भी हो सकता है हो। बहरहाल हर बैच का अपना सीन होता है, अपना केस होता है। ये वाला जो बैच है ये थोड़ा लो स्कोरिंग है, और इसलिए अगर आप देखो तो कट ऑफ इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का 50% पे रखा गया, वैसे 60% होता है। तो दिस वॉज अ लिटिल बिट ऑफ अ क्रेजी टेस्ट। इस बार का जो टेस्ट था वो थोड़ा सा मायूस कन था, करंट अफेयर्स थे ही नहीं, और पिछले पास पेपर से उठा के उन्होंने दे दिया था, वो सूरत हाल आपको ही पता है। तो कहने का मकसद ये है कि इट डजेंट मैटर कि आपके मार्क्स कितने हैं, आपका इंटरव्यू आपका सारा फेट डिसाइड करने जा रहा है, आपकी जर्नी डिसाइड करने जा रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटरव्यू के लिए बड़े अच्छे तरीके से तैयार हो, उसको बड़े अच्छे तरीके से कवर करो। तीसरा सवाल कि इंटरव्यू क्या होता है, कैसा होता है, किन चीज़ों की तैयारी करें। मैं जब भी अपने स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ, मैं जब भी अपने अल्हम्दुलिल्लाह लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन स्टेट बैंक, और
बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मैंने पेपर की तैयारी करवाई, बहुत सारे ऐसे जिनको मैंने इंटरव्यूज़ की तैयारी करवाई। और हमेशा मैंने उनको ना इंटरव्यू को उनके ब्रेक किया है 3 पार्ट्स के अंदर। ये 3 पार्ट्स मैं आपको ही बता रहा हूँ। पहला पार्ट जो होगा ना वो सॉफ्ट पार्ट होगा और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट में आपको तारुफ करवाने को कहा जाएगा। इस पार्ट में आपको अपनी ज़ात के बारे में बात करने को कहा जाएगा। इस पार्ट में आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेस, आप एज अ ह्यूमन कैसे हैं, इस बात को देखा जाएगा। दूसरे पार्ट में आपकी जो टेक्निकल नॉलेज है स्टेट बैंक से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, उसको परखा जाएगा। तीसरे पार्ट में बेसिकली आपकी जो एकेडमिक नॉलेज है, आपकी डिग्री से स्पेसिफिक, उस पर सवाल जवाब होंगे। अगर आपने इकोनॉमिक्स किया है तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सवाल जवाब होंगे। अगर आपने फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस पढ़ा है तो आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड बात होगी। अगर आपने एचआर पढ़ा है तो आपसे एचआर और मैनेजमेंट में बात होगी। तो आपकी डिग्री से रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे। और इसके अलावा इन तीनों का एक मलियामेट आप कह लो, मलियामेट तो गलत वर्ड है, अमीज़ा कह लो, आप इन तीनों की एक इनका एक मर्जर कह लो, एक या चौथा हिस्सा कह लो आप, जो कहीं ना कहीं ओवरलैप करता है इन सब के साथ, वो ये कि आपकी स्पेसिफिक सूरत हाल से मुतल्लिक सवाल होंगे। स्पेसिफिक सूरत हाल से मुराद ये कि आप जिस बैंक में जॉब कर रहे हैं उस बैंक के बारे में बात होगी, उस बैंक के एसेट्स के बारे में सवाल होंगे, उस बैंक की पॉलिसीज़ के बारे में बात होगी। ठीक है, जैसे अब मैं ज़रा आ जाता हूँ अपने इंटरव्यू के बारे में, मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ तो फिर आपको समझ आ जाएगी। बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट टेलिंग यू अबाउट माई इंटरव्यूज़, और हो सकता है क्योंकि मैंने 2 दफ़ा इंटरव्यू दिए, तो हो सकता है कि मैं कुछ पहले और दूसरे इंटरव्यू के बीच में चीज़ें मिक्सअप कर दूं, लेकिन और याददाश्त भी मेरी ज़रा कमज़ोर है। तो बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको मैक्सिमम डिटेल्स इस हवाले से दे सकूँ। इस चीज़ में मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं कि मैंने आज तक ज़िंदगी में किसी भी इंटरव्यू को इतना ज़्यादा इंजॉय नहीं किया है जितना मैंने स्टेट बैंक में अपने इंटरव्यूज़ को इंजॉय किया है। अब ऑब्वियसली मैं इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हूँ, तो पाकिस्तान से बाहर इंटरव्यूज़ का तजुर्बा फिर बहुत ही अलग होता है। लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए ना स्टेट बैंक जिस तरह से जितना प्रोफेशनल इंटरव्यू लेता है वैसा कोई नहीं लेता। ठीक है, सबसे खूबसूरत बात यह है कि सबसे पहले आते ही वो आपको वेलकम करते हैं। अब जैसे मुझे याद है व्हेन आई इंटर्ड द रूम, ठीक है, और मैं कहा मैं आ जाऊँ, और वो सारी बात हुई। तो उन्होंने कहा क्या नाम है आपका? मैंने कहा क्या नाम? कहते हैं कि यार बड़ा मुश्किल नाम रखा है। ठीक है, क्या सोच के रखा था? तो मैं कहा सर ये तो आप मेरी अम्मी से पूछें। हंसी मजाक हुआ। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने क्या किया, रिलैक्स कर दिया मुझे। और ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है, अच्छे से आपको वेलकम करते हैं, किस चीज़ में आए हैं, कहाँ से आए हैं, इस किस्म की नॉर्मल बात होती है। तो वो आपको थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जहनी तौर पे तैयार होकर जाएंगे ये मुझे रिलैक्स कर देंगे, हो सकता है ना करें, लेकिन यूजुअली दे ट्रीट यू वेरी नाइस, वेरी गुड। एटलीस्ट मेरा मेरा तजुर्बा ये रहा। देन जनाब आपसे आपके बारे में बात होती है, आप कौन है, आपका तारुफ क्या है। मैं अपनी ट्रेनिंग्स में ना मैं आपको एक बात बताऊँ ऑनेस्टली, ज़िंदगी का तजुर्बा बता रहा हूँ। आपके इंटरव्यू के पहले 2 मिनट में ना फैसला हो जाता है कि इसको रखना या निकालना है। आपको रखने का फैसला ना भी हो ना तो आपको निकालने का फैसला हो जाता है। ठीक है, पहले 2 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पहले 2 मिनट क्या है, आपका तारुफ। तो ज़बरदस्त किस्म का तारुफ तैयार करें, ऐसा तारुफ तैयार करें कि वो आपसे बात करने का दिल करें। अपने तारुफ में उन चीज़ों के बारे में बात करें जिनके बारे में आप चाहते हैं कि वो आपसे पूछें। मिसाल के तौर पर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मिसाल के तौर पर बजट के बारे में आप रिपोर्टिंग करते हो, आप ब्लॉगिंग करते हो, आप व्लॉगिंग करते हो, व्लॉगिंग में आप इंटरनेशनल एजुकेशन पे बात करते हो, जो भी आप काम है आप उसके बारे में अपने तारुफ में बताएं। ठीक है, कि मैं ये हूँ, मैं यूट्यूबिंग करता हूँ, और अच्छे फैमिली व्लॉगिंग की बात नहीं करनी, किसी अच्छे काम की बात करनी है। तो अपना ऐसा तारुफ दें कि वो आपसे आगे के सवालात उसी बारे में करें। तो गिव देम अ वेरी नाइस इंट्रोडक्शन। ठीक है, आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो उसके बाद फिर ये होगा कि ओके व्हाई डू यू वांट टू जॉइन स्टेट बैंक, अभी आप क्या करते हैं। तो जैसे मैं उस वक्त कस्टम में जॉब कर रहा था, तो मैंने बताया कि सर मैं इस वक्त ग्रेड 60 में हूँ, मैं कस्टम्स में हूँ। तो देवर लाइक कि कस्टम को छोड़ के क्यों आना चाहते हो, और ये बहुत बड़ा सवाल होता है जो बाकी कैंडिडेट से होता है। तो आप किसी बैंक में हैं तो आपके लिए जवाब देना बहुत आसान है कि मैं इस वक्त एक कमर्शियल बैंक में हूँ, तो वाई नॉट अ सेंट्रल बैंक। अच्छा, मैं इस सवाल का जवाब मैंने जब मेरा कस्टम में भी इंटरव्यू था और जब मेरा स्टेट बैंक में भी इंटरव्यू था,
मैंने इन दोनों सवालों का जवाब यूँ दिया था कि सर मेरा हमेशा से विज़न ये रहा है कि मैंने पाकिस्तान के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में सर्व करना है। और जब मैं सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में सोचता हूँ तो या तो स्टेट बैंक है या फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू है वो, या वो कस्टम्स है फॉर एग्जांपल। तो दीज आर द इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे मैं सर्व करना चाहता हूँ, जिसके बारे में मैंने अपना एक विजन सोच रखा है। एंड दैट रियली आई थिंक दिस काइंड ऑफ हेल्प्स, बताता है कि यार आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हो, ठीक है, और ना सिर्फ सोचते हो बल्कि उस सोच को अपनी ज़ुबान पर लाने के भी मुताहमिल हो आप। दूसरी चीज़, फिर आप मुझसे सवाल जो हुए उसमें ये था कि CSS क्यों नहीं कर लेते आप। ये मेरा मैं अपने सेकंड जो OG2 का टेस्ट था, इंटरव्यू था, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। आई टोल्ड देम कि CSS के बारे में मेरी ओपिनियन बहुत बुरी है, और ये हमेशा से बुरी है। मेरी यूट्यूब पर वीडियोस मौजूद है जिसमें मैंने CSS के बारे में बताया कि मैं CSS पर बिलीव क्यों नहीं करता है सच। तो मैंने वो वजूहत बताई, ठीक है, और मैंने कहा कि सर देखिए मेरा हमेशा से इंटरेस्ट एक रहा है, और आप मुझे कहीं उठा के एलोकेट करते हैं, मैं अपनी फील्ड में काम करना चाहता हूँ, मैं अकाउंट्स में काम करना चाहता हूँ, आप मुझे पुलिस में फेंक दें, आप मुझे रेलवे में फेंक दें, क्या फ़ायदा। आई डोंट थिंक कि मैं वो कर पाऊँगा, और मैंने कस्टम में काम करते हुए मुझे अंदाज़ा हो गया कि दिस इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट फॉर मी। तो मुझे उन्होंने टोका कि यार आप इतने समझदार हो, कैसी बातें कर रहे हैं, और मेरी ना वहाँ पे स्थिति पिति गुम हो गई, और मुझे लगा कि यार क्या टोक दिया, इंटरव्यू में किसी ने टोक दी आपको कि आप इतने समझदार हो कि ऐसी बातें कर रहे हैं। तो आई थॉट कि मैंने गलत कर दिया, लेकिन मुझे बाद में फिर ये चीज़ क्लियर हुई कि ये बात कही थी हमारे जो स्टेट बैंक में शायद कोई, उनके बारे में मुझे किसी ने कहा कि वो साइकोलॉजिस्ट हैं एक्चुअली, तो हो सकता है वो टेस्ट कर रहे हो। बहरहाल मेरा बड़ा क्लियर सेंस था कि मैंने CSS नहीं करना, और आप कभी अगर CSS के इरादे हैं, CSS के प्लान्स हैं या कोई तरह की चीज़ें हैं तो ज़रा उनको साइड लाइन रख के बताइएगा, खुल के मत बोलें हर चीज़ को। इरादे हैं वो अपने दिल तक रखें, और CSS इरादा ही होता है। आपने एक अटैम्प्ट दी होगी, नहीं हुए आप कामयाब, आप बता देंगे सर मैंने कोशिश की थी, नहीं हो सका मैं, लेकिन फिर वो जस्टिफाई भी करना है कि फिर CSS की लाइन से स्टेट बैंक की लाइन में क्यों चले गए, और क्या गारंटी है कि दोबारा CSS की अटैम्प्ट देकर आप छोड़ के चले नहीं जाओगे, ठीक है, ये वाली चीज़ें इनका ख्याल रखना है। अच्छा, ये जो पहला राउंड है, ये वही बात है कि ये आपके बारे में है, आपकी स्ट्रेंथ्स के बारे में, आप स्टेट बैंक क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप अभी क्या करते हैं, इससे रिलेटेड होता है। फिर ये आ जाते हैं आपके आपका जो दूसरा राउंड है, फॉर एग्जांपल जो एकेडमिक है या स्टेट बैंक से रिलेटेड है, स्टेट बैंक की अपनी फंक्शन से रिलेटेड है। तो बल्कि मेरी तालीम चूँकि कॉमर्स थी, मैंने M.Com किया है, तो दोनों सेक्शंस समझे एक हो गए, यानी मेरी तालीम और स्टेट बैंक के बारे में क्वेश्चंस एक साथ हुए। अब मुझसे क्या क्या पूछा गया, मुझसे पूछा गया फॉर एग्जांपल कि जैसे एक सवाल मुझे याद है कि बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में क्या चीज़ कॉमन है, ठीक है। सवाल कुछ इसी किस्म का था, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन सवाल गालिबन कुछ ऐसा था कि प्रोमिसरी नोट क्या होता है, तो मैंने प्रोमिसरी नोट के बारे में बताया। देन उन्होंने कहा कि ओके बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में क्या फ़र्क है, मैंने वो बताया। देन थर्ड सवाल ये था कि ओके तो आपने बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट को डिफ्रेंशिएट कर दिया, अब ये बताएं कि चेक अपनी नेचर में प्रोमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है। मैंने जवाब दिया गलत, मैंने कहा प्रोमिसरी नोट है, और फिर मुझे क्लिक हो गया, मैंने कहा नहीं सर, इट इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज बिकॉज वी आर ड्राइंग, और बेसिकली वी आर एंटाइटल्ड टू दैट मनी, तो हम बैंक के अगेंस्ट, बैंक के लिए वो इंस्ट्रूमेंट लिख रहे हैं, और बैंक जो है वो बेसिकली वो पे ही है, और बैंक इनिशिएट नहीं कर रहा चेक को, हम इनिशिएट कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि हमारा पैसा दो, जबकि प्रोमिसरी नोट में जैसे पैसा लेना होता है, डेटर होता है, वो डॉक्यूमेंट इनिशिएट करता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जो मैंने वो की। फिर उन्होंने कहा अच्छा यार एक्सचेंज रेट क्या होता है, मैंने उनको एक्सचेंज रेट के बारे में बताया, उन्होंने कहा फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है। यहाँ पे मैंने कर दी गड़बड़। मैं कहीं पढ़ के गया था रात को कि आपको इंटरव्यू में जवाब नहीं आता तो आप तुक्के मत मारें, आप बस स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दें मुझे नहीं आता। मैं तो तैयार बैठा हुआ था यार कि जो जवाब वो पूछेंगे, जिसका मुझे जवाब नहीं होगा मैं तो बोलूँगा नहीं आता। मैंने ये हरकत की, और ये मेरे स्टाइल के हमेशा से अपोजिट रहा है, बस वो मैंने रात को गलत एडवाइस पढ़ ली थी। तो इससे एक बात ये भी साबित होती है कि इंटरव्यू से एक दिन पहले नई नई एडवाइस पढ़ के नहीं जाना, ठीक है। तो मैंने फ़ौरन कह दिया मुझे नहीं पता। उन्होंने उन्होंने फॉरवर्ड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट पूछा था, तो मैंने कहा सर नहीं पता। अब मैंने कोशिश भी नहीं की, तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ एक्सचेंज रेट क्या होता है। मैंने कहा सर यूँ
एक्सचेंज रेट, जो भी डेफिनेशन है। तो कहते हैं ये तो फॉरवर्ड, फिर इशारा किया उन्होंने, कहते फॉरवर्ड क्या होगा, मैं कहा ओह, फिर मैंने वो बता दिया कि अच्छा अगर हम फ्यूचर का जो रेट है वो अभी हम डिटरमिन कर रहे हैं तो वो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट हो जाएगा। ठीक है, तो कहते सोच के जवाब देना, अगेन टोका गया मुझे, लेकिन इट वेंट वेल। इसके अलावा मुझसे और बहुत सारे सवाल हुए, लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में मुझसे सवाल हुए। आई थिंक मैं ये जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट होते हैं इनके बारे में तो बात की, स्टेट बैंक के फंक्शंस के बारे में बात की। उन्होंने मुझसे मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी का फ़र्क पूछा और इस तरह की बहुत बातें की। अब मैं आपको ये सवाल इसलिए नहीं बता रहा कि आप कल को बैठ के सर्च कर रहे हो कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का फ़र्क क्या, ये सवाल पूछा था ये दोबारा पूछेंगे, नो, एब्सोल्युटली नॉट। हर किसी से अलग अलग सवाल होते हैं, कस्टमाइज सवाल होते हैं, लेकिन जनरली ये सवाल आपको ना आपकी ग्रिप बड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जिसकी आपने तैयारी करनी है। तो मैंने मुख्तसरन आपको बता दिया आपका इंट्रोडक्शन, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेसेस, आप स्टेट बैंक को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप मौजूदा जॉब को क्यों छोड़ना चाहते हैं, आप किसी और करियर लाइन में क्यों नहीं जा रहे हैं, स्टेट बैंक को ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए, और स्टेट बैंक को आपने ऐसा किया है कि स्टेट बैंक आपको हायर करे। इसके बाद आपकी एकेडमिक्स, अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा है तो कंप्यूटर के बारे में सवाल XYZ, और उसके बाद फिर स्टेट बैंक से स्पेसिफिक क्वेश्चंस, बैंकिंग से स्पेसिफिक क्वेश्चंस। जो बैंकिंग के, कॉमर्स के, बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं उनको तो एडवाइस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलिए वो भी एडवाइस ले लें। और स्पेशली जो बिजनेस इकोनॉमिक्स से बाहर के लोग हैं उनको मैं बड़ा स्ट्रांगली ये अर्ज करूँगा, ये मशवरा दूंगा कि एक तो BCom लेवल पर जो मनी बैंकिंग फाइनेंस की किताब है ना वो ले लें और उस किताब को पढ़ के जाए, उसको पी के जाए, उसको घोल के जाए। दिस इज़ द बेस्ट एडवाइस यू विल गेट, क्योंकि उसमें सेंट्रल बैंक के फंक्शन हैं, उसमें क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर बात है। और मुझे याद है मुझसे क्रेडिट क्रिएशन पे भी सवाल हुआ था। उसमें मिसाल के तौर पर मॉनेटरी पॉलिसी पर बात हो रही है, और मुझे याद है कि मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स पर मुझसे बात हुई थी। बल्कि मॉनेटरी पॉलिसी के डिफरेंट टूल्स होते हैं जिसमें बैंक रिजर्व रेट होता है, जिसमें पॉलिसी रेट होता है, जिसमें ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड्स को परचेज एंड सेल करती है गवर्नमेंट पैसों को कंट्रैक्ट और एक्सट्रैक्ट वो एक्सपेंड करने के लिए। तो उस पर मुझसे बात हुई थी, स्पेशली ओपन मार्केट वाली जो टेक्निक्स है उस पर मुझसे डिटेल में बात हुई थी। तो ये अभी मैं ज़रा आपको मुश्किल बता रहा हूँ, शायद चीज़ें हो सकता है आपको, आप में से कुछ को लगेगा यार बहुत ईजी, हो सकता है कुछ को लगे यार ये क्या मुश्किल अजाब है, लेकिन अगर आपने एक दफ़ा वो किताब पढ़ ली है बैठ के ना तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। तो उसको देख लें। अच्छा, यहाँ पर हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आपके फर्दर कोई क्वेश्चंस हुए तो डू लेट मी नो। वन लास्ट अपडेट, वो ये कि क्या मैं इस बार स्टेट बैंक के इंटरव्यूज़ की क्लासेस और मॉक इंटरव्यूज़ लूँगा? जवाब है हाँ और नहीं। नहीं इस तरह से कि मैं अब लाइव क्लासेस का ना मेरे पास खुद भी टाइम नहीं है और मेरी प्रायोरिटीज़ कुछ डिफरेंट हैं इस वक्त, तो मैं लाइव क्लासेस, लाइव सेशंस नहीं ले रहा। लेकिन अगर आप मेरे पिछले बैच की रिकॉर्डिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप उसमें एनरोल हो सकते हैं। 1-2 स्टूडेंट्स हुए हैं तो वो आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। और वो जो 10 घंटे का तकरीबन सेशन है जिसमें मैंने एक एक चीज़ पर बात की है इंक्लूडिंग ड्रेसिंग, और एक सेशन हमने एक एक्सपर्ट से करवाया था जो फीमेल ड्रेसिंग के हवाले से था, तो वो तमाम चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा ये है कि अगर आप चाहें तो हम एक मॉक इंटरव्यू भी जो है उसका भी सिलसिला कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली मैं अपने कैलेंडर के हिसाब से कहूँ तो आई कैन ओनली कंडक्ट 10 मॉक इंटरव्यूज़। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो भी कांटेक्ट कर सकता है। कांटेक्ट डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। इसके अलावा और बहुत सारी वीडियोस हैं जो इंटरव्यूज़ के हवाले से आप वो भी देख सकते हैं। Thank you very much. If you have any question, please feel free to reach out in the comments. Thank you. All the best.